हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे सी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का दिसंबर वाला, उसका हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे और उसके सीडीपी पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने सीडीपी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सीडीपी का जो सेक्शन है 2019 पेपर 2 का, पेपर 2 का, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम लोग सीडीपी के सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना रेलिवेंट होगा एग्ज़ाम के लिए और क्या हम अननेसेसरी चीज़ों को एग्ज़ाम में पढ़ने लगते हैं। तो मैं अब बहुत सारी चीज़ें एकदम टॉपिक वाइज करवा रही हूँ ताकि वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आप लोगों को काम में आएँ। तो अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मेरे इस चैनल से यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन, जो कि 2019 का जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और सेकेंड पेपर को, उसका सीडीपी का ये 10 क्वेश्चन लास्ट 10 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग 10 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं आज। तब ये सीडीपी का जो पोर्सन है 2019 दिसंबर के पेपर का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन टीचर्स डील विथ चिल्ड्रेन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर आस्क द चिल्ड्रेन टू गो आउट फ्रॉम द क्लास, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें हम क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, तो हम उसे कक्षा के सामने बच्चों को बार बार डांट भी नहीं सकते हैं। उसके बाद उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, ये काफ़ी पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे लिया गया है। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर दियर डिसइंटरेस्ट, मतलब बच्चों से बात करना और ये पूछना कि उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा कि वो क्लास में मतलब अपना टेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करना, तो यही आंसर होने वाला है। और उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना, तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा तो घर पर भी नहीं ही पढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या होगा, वो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो आज का होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन की बात व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट करते हैं, दंड की बात तो कोई नहीं करता, यंत्रवत याद करने की बात कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हम एलिमिनेट करके ये निकाल सकते हैं कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान की बात जो है संरचनावादी करते हैं। और उसके बाद थर्ड 23 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट नाइव थियोरीज अबाउट वेरियस फेनोमिना। इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे जो नाइव थियरीज होती हैं, मतलब बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ गलत धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं तो चांद भी चल रहा है, हम ट्रेन में जा रहा है तो हमारे साथ पेड़ भी जा रहा है। इस तरीके की बच्चे जो है वो नाइव थियरीज बना लेते हैं, नाइव कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेते हैं। इसे हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वैकल्पिक कॉन्सेप्ट भी हम इसे कहते हैं। तो बच्चे अपने दिमाग में ऐसा कुछ फ्रेम कर लेते हैं। तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। चैलेंज द कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। देखते हैं और सेकंड पॉइंट क्या है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, तो एकदम नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसे तो हमें निकाल ही देना है। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये भी एकदम ही गलत है, क्योंकि हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनकी जो गलत धारणाएं उनके मन में बनी हुई हैं उन्हें हमें दूर ही करना होगा। उसके बाद बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उन्हें शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो बच्चों को हमें डांटना नहीं है, हमें बल्कि उन्हें चैलेंज करना है। चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, बच्चे के हमें
कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने गलत कॉन्सेप्ट बनाया है उसे हमें चैलेंज करना पड़ेगा और बच्चों को दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा कि जो ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बना है वो गलत है और उसका सही रूप क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर बना वो फर्स्ट बना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो हम ये फर्स्ट पेपर में भी आया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये सेकंड पेपर में भी आया है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, जनरल वे में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये अगर यहाँ पे जेजोंग का नाम दिया होगा, एक राइटर हैं, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम दिया होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जनरल वे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया। दूसरा है यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है ये, तो ये पहला ये भी गलत हो गया कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। संवेग संज्ञान को प्रभावित तो करता है, लेकिन संज्ञान भी संवेग को प्रभावित करता है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल वाले दोनों पार्ट गलत हो जाते हैं। उसके बाद हम एलिमिनेट भी करते हैं इसका आंसर, तो भी 4 निकल रहा है। और वैसे भी हम देख सकते हैं तो बाई डायरेक्शनल होता है, ये द्विदिशीय होता है, क्योंकि संज्ञान जो है वो संवेग को प्रभावित करेगा और संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित करेगा। तो जो हमारा आंसर निकलता है वो डी है। उसके बाद 25 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कारक को अधिगम को प्रभावित करेंगे तो विद्यार्थियों की अभिरुचि तो प्रभावित करेगी, क्योंकि विद्यार्थियों की रुचि नहीं होगी तो अधिगम वो नहीं कर पाएंगे, ये तो प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी प्रभावित करने वाली हैं कि हम किस तरीके से किस स्ट्रेटजी को अपनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करने वाला है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और सोशल इंटरेक्शन तो हो सकता है। लगातार अभ्यास करना, बार बार स्मरण करने की बात नहीं करते। सार्थक अधिगम संरचना की बात की गई है, तो ड्रिल और प्रैक्टिस तो सार्थक नहीं होगा। उसके बाद रिवार्ड और पनिशमेंट जो होगा वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद बिहेवियरिस्ट करते हैं। और सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं वही सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना। कोई बच्चा है जो पुरस्कार पाने के लिए बार बार एक गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कहने का मतलब यह है कि उसके वो प्रयोग और जैसा वो जो एक्टिविटी है वो है प्रयोग का नियोजन करना और संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि से संबंधित नहीं है। मतलब जो वो गतिविधि कर रहा है उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तो नहीं है, उसका बस वो नियोजन कर रहा है और संचालन कर रहा है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो रही है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास हो रहा है, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, और समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, इंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो यहाँ पे वहाँ पे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही वो कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। और समझने के लिए भी वो नहीं कर रहा है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित कर रहा है, तो ऐसा भी वो नहीं कर रहा है। वो कर रहा है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला हो जाएगा। और उसके बाद 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, तो ऐसी तो बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सार्वभौम रूप से समान तो नहीं है ये।
उसके बाद समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचनावादी है। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरीज, तो ये सही होगा क्योंकि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। उसके बाद दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड हैव टू बी क्रिटिसाइज्ड, तो ये तो एकदम ही गलत ही है कि बच्चे दुष्ट पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि यह बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ये भी गलत ही है। जो ऑप्शन होने वाला है वो सेकेंड होगा आंसर। और उसके बाद 29 नंबर पे आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो हम लोगों ने इसे भी इस मतलब जो ये डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं, स्टेजेस हैं और जितने भी बातें इसके बारे में हैं उसको भी हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ से देख सकते हैं और क्वेश्चंस भी हम लोग साथ ही में किए थे। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसको। शारीरिक वृद्धि और विकास तेज गति से होता है, मध्य बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है, पहला तो गलत। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, अमूर्त रूप से सोचना तो ये मध्य बाल्यावस्था में नहीं होती है। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये तो सही है। और उसके बाद डी जो है वो संवेदी चालक जो है वो इन्फेंसी की एज में आती है, सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। और जो 30 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का, सीडीपी का, जो कि 2019 दिसंबर में हुआ था सेकेंड पेपर, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। फैमिली एंड नाइबरहुड आर, परिवार और पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रेन, प्राथमिक एजेंसियां हैं, प्राइमरी सोशियोलाइजिंग एजेंसीज, और मध्य एजेंसियां हैं, मिडल सोशलाइजिंग एजेंसीज, सेकेंडरी एजेंसियां हैं। तो परिवार और पास पड़ोस जो होता है वो प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती हैं। परिवार और पास पड़ोस जो होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं, परिवार तो हमेशा प्राइमरी में ही आता है, तो बी होगा इसका आंसर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि कैसे क्वेश्चन सीटेड फ्रेम कर रहा है और हम लोग जो भी थियोरी में पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट पढ़ रहे हैं या नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।